डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कराने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि जिस सोच के साथ या जिस विचारधारा के साथ हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी कि हम हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, गुणवत्तापूर्ण सामग्री लेके आएंगे जिससे उनको अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिले। हम उस कार्य में अपना सहयोग आगे देते रहेंगे और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि हम अपने चैनल की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ दोनों ही साथ में होती रहे। तो हम बढ़ते हैं फिर अपने चैप्टर की तरफ। आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 9 शांति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम शांति के बारे में, अहिंसा के बारे में, संरचनात्मक हिंसा के बारे में, शांति, राजसत्ता, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में यह इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है। शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, और हिंसा का उपयोग जो लोग शांति स्थापित करने के लिए करते हैं क्या वह ज़रूरी है, और हिंसा बढ़ने के क्या कारण है। आज के टाइम में हिंसा अहिंसा इतनी ज़्यादा जो बढ़ चुकी है उसके बारे में क्या कारण है। ठीक है, देखिए शांति किस तरीके से चीज़ों के साथ हमारे लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकार के साथ। देखिए शांति भी एक ऐसा शब्द है जो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। ठीक है, हर व्यक्ति, हर राजनेता, मीडिया, एक नॉर्मल इंसान भी बहुत प्रयोग करता है, लेकिन ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, शांति होना बहुत मुश्किल का कार्य होता है। आप जैसे कि आप अभी की स्थिति देखिए हमारे यहाँ लगभग पिछले 1 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो वो शांति की स्थिति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो विश्व है उसमें नॉर्मल चीज़ें बाकी हो रही हैं, लेकिन वो स्थिति इस तरीके से बन चुकी है कि जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई जिससे वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली होता जा रहा है। तो शांति क्या है, शांति का क्या अर्थ है और इसका क्या हमारे जीवन में महत्व है और इसकी अवधारणा किस तरीके से है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, विश्व शांति को बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी और हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि शांति का अर्थ क्या होता है। देखिए शांति का अर्थ जो नॉर्मली लोग लेते हैं वह होता है युद्ध ना होने से, दो देशों के बीच में हथियारों के साथ आमना सामना ना हो। ठीक है, क्योंकि वो जो स्थिति होती है उसे हम युद्ध कहते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार शांति सिर्फ इस तरीके से नहीं हो सकती। शांति को हम हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए जैसे जाति, वर्ग, लिंग, उपनिवेशवादी संप्रदाय, किसी भी प्रकार का संघर्ष ना होना ही शांति कहलाती है। ऐसा ना होगा कि केवल दो देशों के बीच में कोई हथियार नहीं है तो उनके बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई तो वो शांति का प्रतीक नहीं। देखिए जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे कि जब यूएसएसआर था और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी, उस समय कोई वॉर नहीं था, लेकिन वो जो शांति की स्थिति नहीं बहुत बनी हुई थी, पूरा विश्व एक तनावपूर्ण स्थिति के रूप में था। ठीक है, ऐसी स्थिति हमें रवांडा और बोस्निया में भी देखने को मिली जहाँ पे शांति का अभाव नहीं था, लेकिन वहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन शांति का अभाव था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा का क्या तात्पर्य है? अहिंसा का तात्पर्य है पृथ्वी पर किसी भी चीज़ को विचार, शब्द या कर्म से घायल नहीं करना, लेकिन कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए बल का उपयोग करना आवश्यक होता है, लेकिन युद्ध केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। देखिए कई बार हम ऐसी स्थिति देखते हैं कि जब हमें कुछ चीज़ें शांत करनी होती हैं या कभी बहुत विद्रोह कहीं पे हमें देखने को मिलता है तो हमें हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वह हमेशा हमारा अंतिम उपाय होना चाहिए। जब हम आप में से जब कुछ व्यक्ति जब सेलेक्ट होंगे, जब वो आईपीएस या पुलिस की ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हिंसा का प्रयोग नहीं करते, या आर्मी में हम देखते हैं वो लोग हिंसा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये हमारा हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए। युद्ध या किसी प्रकार का हथियार उठाना, हमको सबसे पहले कोई भी काम शांति से समझ के करना चाहिए, उसके बाद अगर ना बने तब हिंसा का प्रयोग लोग करते हैं।
अब हम देखते हैं कि संरचनात्मक हिंसा क्या होती है। देखिए, संरचनात्मक हिंसा क्या होती है। हमारे सामाजिक संरचना से उत्पन्न हिंसा को संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है, जैसे कि जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, आतंकवाद और सांप्रदायिकता। और इनके विभिन्न निपुण रूप होते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं जातीय दंगे। भारत में छुआछूत की समाप्ति तो हो गई है, लेकिन इस प्रथा से जुड़े हुए विशेषाधिकार लुप्त होने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कई बार जातियों के बीच में, धर्म नहीं, जातियों के बीच में जातीय दंगे देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार अपनी जो सत्ता लोगों के हाथ से गई है, जो उच्च वर्ग के लोग थे, इस वजह से, और निम्न वर्ग का अभी भी जब शोषण होता है तो वे लोग उसके खिलाफ हिंसा करते हैं। ठीक है, दूसरा रूप है नस्लवाद। नस्लवाद के मूल में यह भावना रही है कि कुछ जातियां या नस्ल प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ है और अन्य नस्लों को दबा कर रखने का पूरा अधिकार है। देखिए, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और ये नस्लवाद जर्मनी में जैसे हम देख सकते हैं नाजीवाद है, और फांसीवाद था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति थी। इन तरह से जो चीज़ें प्रकट हुई थी, ये नस्लवाद के रूप में उत्पन्न हुई थी। जातीय व्यवस्था पर आधारित कुछ समूहों या जातियों के साथ अस्पृश्य मानकीकृत व्यवहार किया जाता है, जिसे कानून बनाकर संविधान के आधार से समाप्त करने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन वह कानून के तौर पे है। बहुत जमीनी स्तर पे देखेंगे तो अभी भी हमें कई प्रकार से इसमें कमियां देखने को मिलती हैं। फिर आता है एक प्रकार पितृसत्ता के आधार पर आधारित। ऐसे समाजों में स्त्रियों को अधीन बनाकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हम अपने समाज में भी ये देखते हैं कि कई बार महिलाओं को दोयम दर्जा का व्यक्तित्व या दोयम दर्जे के लोगों के साथ बराबरी का सहयोग नहीं मिलता है। ठीक है, हमें कन्या भ्रूण हत्या, अपर्याप्त पोषण, दहेज आदि के रूप में बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके साथ उपनिवेशवाद। देखिए, उपनिवेशवाद यूं तो समाप्त हो गया है, लेकिन उसका अस्तित्व कहीं पे भी हम आज भी कायम देख सकते हैं, जैसे कि इजराइल प्रभुत्व के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष, यूरोपीय देशों में पूर्ववर्ती उपनिवेशों का शोषण इसके उदाहरण हैं। रंग भेद, सांप्रदायिकता और नस्ल आधारित समूह आज भी देखे जा सकते हैं। देखिए, हिटलर से के टाइम से लेकर आज भी हम देखते हैं कि रंग भेद को लेकर कुछ टाइम पहले ही यूएसए में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए भी ये हम अभी भी देख सकते हैं। हिंसा और भेदभाव को प्रभावित व्यक्तियों को देखिए, ऐसा नहीं है कि जब अगर व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का शारीरिक प्रभाव हुआ है तभी वह प्रभावित हो। इन सब चीज़ों का मनोवैज्ञानिक बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम जानते हैं कि हिंसा को समाप्त करने की क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे समाप्त हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संगठन की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार व्यवस्था के विकास द्वारा राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है, क्योंकि युद्ध से मानव के मस्तिष्क में शांति की अवधारणा विकसित नहीं हो पाती, और हमारे मस्तिष्क में शांति की अवधारणा पूरे विश्व में विकसित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई, लोग हर चीज़ों के लिए युद्ध पे अगर निर्भर हो गए, तो आपने देखी हुई, जैसे जिस समय हम सिचुएशन देखते हैं, हम जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने देखी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम या फर्स्ट के टाइम कैसी सिचुएशन हो गई थी। अगर वह स्थिति आ जाती है तो फिर ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अब एक बहुत बड़ा फैक्ट कई बार उठता है कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, यूं तो जो हिंसा है वह अपने पीछे बहुत ज़्यादा मौत और बर्बादी की श्रृंखला छोड़ जाती है, लेकिन फिर भी योजनाबद्ध तरीके से कई बार ये हमारे सहयोग में भी कार्य आती है। कैसे आती है? देखिए, जब कभी कभी हमें देखते हैं कि तानाशाह होते हैं या उत्पीड़क को जबरन हटाया जाता है, जब वे जनता को निरंतर नुकसान करते हैं तो उनको उससे रोका जाता है। फिर जो उत्पीड़ित लोग होते हैं वह मुक्ति संघर्षों के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि उन्हें न्यायपूर्ण ठहराया गया है। इन चीज़ों का हम जिक्र इतिहास में देखने को मिलेगा, जैसे जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, या बहुत सारी ऐसी क्रांतियों में हमें देखने को मिलता है कि जो आम जनता होती है वह कानून अपने हाथ में ले लेती है, और जो निरंकुश राजा होते हैं या जो शासक होते हैं उनके खिलाफ विद्रोह करती है। ठीक है, इस वजह से भी हम कई बार देखते हैं कि इस स्थिति में भी कई बार हमने ये देखा है कि हिंसा शांति को प्रोत्साहित करती है। कई बार ऐसी स्थितियों के बाद एक अच्छे राज्य की स्थापना हुई है, और जिसकी वजह से उस चीज़ ने उसको सहयोग किया है। अब हम देखते हैं कि शांति और राज्य सत्ता क्या है।
हर राज्य अपने को पूर्णता और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है और शांति के लिए स्वयं को बृहत्तर मान्यता के रूप में देखना होगा। नागरिकों पर बल को प्रयोग को रोकना होगा और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली द्वारा यह संभव करने की जरूरी है। ठीक है, हमारे समाज में सुव्यवस्था और सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक्ति तंत्र की आवश्यकता है, जिसे हम राज्य कहते हैं। आधुनिक राज्य इस समय अनेक कार्य करता है। राज्य नागरिकों के जीवन की, उनकी संपत्ति की भी रक्षा करता है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लोगों को राहत प्रदान करता है, विदेशी आक्रमण के दौरान नागरिकों की जान माल की रक्षा करता है, राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करता है और इसके साथ साथ कला, विज्ञान और प्रगति में लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उचित अवसर भी उठाता है। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें की गई हैं, यह इसलिए की गई हैं ताकि राज्य सत्ता और शांति बनी रहे। शांति बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नागरिकों के साथ बल का प्रयोग कम हो। ठीक है, समानता का अधिकार सबको मिले और किसी के साथ अगर विभेद की घटना नहीं होगी तो हम ये देखेंगे कि शांति बनी रहेगी। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से? देखिए, राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना। ये हमने अपने यहाँ देखा है कि जब हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र जो है वो है हमारा बहुत मजबूत है और उसकी संप्रभुता का लोग आदर करते हैं। इसकी वजह से शांति कायम करने में बहुत हेल्प मिलती है। राष्ट्रों को आपस में प्रतिद्वंद्विता कम करनी चाहिए और आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। आपस में लोगों के बीच में, देशों के बीच में जो मनमुटाव हो जाते हैं या जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को भी अपनाना चाहिए, जिससे शांति कायम हो सके। अब हम जानते हैं कि समकालीन चुनौतियां क्या हैं। देखिए, इसमें कई चुनौतियां हैं। जैसे हम देख सकते हैं, इतनी आसान, अगर शांति स्थापित करना इतना आसान होता तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में हमारे देश के बाहर सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसा कई चुनौतियां हैं। देखिए, जैसे कि दबंग राष्ट्र, कई राष्ट्र ऐसे होते हैं जो दबंग होते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल अभी रशिया का ही देख सकते हैं। देखिए, रशिया ने यूक्रेन पर जो वॉर अटैक किया है, उसकी वजह से दोनों ही देशों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन वह चल रहा है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कई देशों के अंतरिम मामलों में दखल देते हैं। इसके अलावा आतंकवाद का स्वार्थपूर्ण आचरण, आतंकवाद का जो आचरण फैल गया है, उनके जो रासायनिक हथियार हैं, जैविक रासायनिक हथियार हैं, उनके इस्तेमालों की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ साथ आतंकवाद की घटना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का ना होना। इसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रशिया और यूक्रेन का वॉर है। देखिए, इतना बड़ा वॉर हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमें यूएन की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला। यूएन ने यूक्रेन को कहीं सपोर्ट नहीं किया है और यह स्थिति कितनी खराब है आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएन बनाया गया था, एक ऐसी संस्था बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी यह स्थिति अभी भी बनी हुई है और मतलब लगभग 1 साल होने को आया है इस वॉर को चलते हुए। अब हम देखते हैं कि आणविक हथियारों पर पाबंदी लगाई गई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो न्यूक्लियर हथियार हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र और मंगोलिया क्षेत्र। देखिए, समकालीन विश्व में शांति को प्राथमिकता तो दी जा रही है। इसी वजह से कई क्षेत्रों में हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स है उन पर बहुत बार रोक लगाई जाती है या कुछ लिमिट दी जाती है कि आप इतने समय तक इतनी चीज़ों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में। देखिए, यूएन की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित की है। और इसके साथ साथ इस समय इसके 193 वर्तमान में सदस्य हैं और इनके जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके अलावा यूएन एक संस्था है जिसके अंतर्गत कई प्रमुख अंग हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और ट्रस्टीशिप और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस जो यूएन है, यूएन एक तरीके से कहा जा सकता है कि विश्व की पुलिस के रूप में कार्य करता है। अब हम जानते हैं कि आतंकवाद क्या है और आतंकवादी गतिविधियाँ क्या है। देखिए, आतंकवाद एक तरीके से लोगों द्वारा, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी
आतंकवाद से इस समय हमारा पूरा विश्व बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, ठीक है, और बहुत पीड़ित रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को फैलाने में हमने देखा है कि लीबिया, सूडान, अफगानिस्तान की भूमिका रही है, और कई बार कई विश्व समुदायों द्वारा इनको अलग अलग तरीके भी अपनाए गए हैं। देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ जो मुंबई में अटैक हुआ था, उसके अलावा अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक है, ये इस समय की जो आतंकवादी घटनाएं हैं, ये बहुत विनाशकारी घटनाएं थी। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, उसने आतंकवादियों के विरुद्ध सभी देशों के साथ सहयोग करने की अपील भी की है। इस तरीके से चीज़ें बढ़ रही, लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे कि आतंकवादी घटनाएं अभी भी चल रही है। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है। वहाँ तालिबान ने एक जो लेजिट जो वैध सरकार थी, उसको हटा के वहाँ पे अपनी एक सरकार बना दी है, और यूएन या ऐसी कोई भी हमारे लोगों ने कुछ भी सहयोग नहीं किया है या किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया है। इस तरीके की स्थितियाँ भी इस समय हम विश्व में देख सकते हैं। तो आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर है राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, तो 1920 में हुई थी। और इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। राष्ट्रसंघ विफल हो गया था, तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये अलग संस्थाएं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना सहयोग ऐसे ही बना के रखिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। थैंक यू सो मच।